नमस्कार दोस्तों। शुक्रवार की दोपहर और मार्केट बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ओवरऑल आप देख रहे हो कि मार्केट किस तरह से गिरा हुआ है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट डाउन है, 12,250 के आसपास खड़ा है। हालत खराब, सॉरी नॉट 12,000, 22,250 के आसपास खड़ा है। और बहुत ही खराब हालत है, चारों ओर बिकवाली हो रही है। और क्यों हो रही है, तो हम लोग 2-5 मिनट बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे रेलवे स्टॉक। जो मैंने लास्ट टाइम कमिटमेंट दिया था कि मैं थ्री वीडियो की सीरीज बनाएंगे, ये थर्ड वीडियो है जहां हम लोग IRFC और RICTC के बाद में बात करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले मार्केट के बारे में बात कर ले, क्यों गिर रहा है मार्केट, अब आज इतना क्यों गिरा 300 पॉइंट। द रीजन इज, जो आपको पता है कि कल जो ट्रम्प साहब ने अनाउंस कर दिया कि भाई जो मेक्सिको और कनाडा पे ना 25% टैक्स 3 मार्च को ही लागू हो जाएगा। 2 और 3 मार्च को लागू हो जाएगा। जो पहले बात हो रही थी 2 अप्रैल को लागू होगा, तो नहीं भाई, वहां तो लगेगा। और उन्होंने एडिशनल 10% टैरिफ लगा दिया चाइना पे। पहले तो 10% लगाया था, और 10% लगा दिया। और वहां के डेटा जो आ रहे हैं, जो जॉब लॉस के डेटा है वो बढ़ रहे हैं। और वहां उनको लग रहा है, यूएस में लग रहा है कि भाई इकोनॉमी की हालत थोड़ी खराब होती जा रही है। ऊपर से ये जिस तरह से ट्रम्प अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट करे टैरिफ लगेंगे, तो ये बाकी सब देशों पे तो असर होगा ही होगा, लेकिन यूएस पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वापस प्रॉब्लम हो जाती है। फेड रेट कट नहीं करेगा, जो एक का कमिट है वो भी नहीं होगा। तो वहां टेंशन की वजह से सब गिरा। ऊपर से जो एनवीडिया का रिजल्ट आया, नो डाउट 65% का ग्रोथ दिखाया, लेकिन पिछले साल उन्होंने 200% का ग्रोथ दिखाया था। तो वहां क्या है कि अब उस लेवल पे एनवीडिया पहुंच गया ना कि आपका जो परफॉर्मेंस है ना, थोड़ा भी नीचे रहेगा, मार्केट गिरेगा। और उसके वजह से नैस्डैक में भी हालत खराब हो गई। तो चारों ओर अगर आप देखो ना, तो इतने अच्छे सिचुएशन नहीं थे, और उसके वजह से यूएस के मार्केट गिरे। और हम तो क्या है भाई, हम तो उनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अभी कोई पैर नहीं है। हम लोग तो क्या हो रहा है कि जैसे ही वो लोग कर रहे हैं वैसे हम लोग चाहिए, क्योंकि अपना कोई ट्रिगर ही नहीं है। अपना क्वार्टरली रिजल्ट जब बढ़ेगा, मे बी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी ये जो जनवरी से मार्च के बाद का क्वार्टर, अप्रैल टू जून में शायद बढ़ने की संभावना है, तो वहां बढ़ेगा तब जाके कुछ हालत सुधरेगी। तो यहाँ वही प्रॉब्लम चल रहा है कि भाई हम लोग उनको फॉलो कर, वो गिरे तो हम गिरे, और वहां का वैल्यूएशन हाई चला गया है। अब वहां बातें कर रहे हैं कि भाई यूएस का जो मार्केट है इस साल इतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा। दैट इज वन ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि यूएस है। और दूसरा अनदर मेजर प्रॉब्लम है भाई, चाइना भाग रहा है, चाइना भाग रहा है। ये मैं पिछले 2 वीक से, आप लोग मेरे साथ हो, और मैं ये आई थिंक जनवरी से बोलते आ रहा हूँ कि चाइना का मार्केट बहुत ही अच्छा हो रहा है। चाइना में 35%, ऑलरेडी 35 to 40% हैंडसेंग बढ़ गया, और हम लोग नेगेटिव जाए। पूरे वर्ल्ड में सभी इंडेक्स ना पॉजिटिव रहे इस बार, लेकिन हम नेगेटिव जा रहे हैं। क्यों नेगेटिव जा रहे हैं? क्योंकि भाई अपना वैल्यूएशन अभी भी हाई लग रहा है। जैसे अगर एमएससी या इंडेक्स की बात करें, तो पी रेशियो अगर देखें तो चाइना का 11 है, और हमारा अभी भी 21 पे खड़ा है। इतने करेक्शन होने के बाद तो पैसा बट ऑब्वियस है चाइना ही जाएगा। एफआई को कोई पड़ी नहीं है कि भाई आप कौन से एफआई कमाने आए हैं। ऊपर से जो रूपी हमला वीक होते जा रहा है, 107 पे आ गया था डॉलर, लगा के चलो यार एक पुल बैक रैली हो रही है वापिस, लेकिन वापिस आज वापिस नीचे आने लगा, और यही हालत हो रही। और जब एफआई बेचते तो सर पैर नहीं देखते, वो बस बेचते हैं। और अपना डीआई भी क्या करेंगे यार, वो भी एक लेवल तक बाइंग करेंगे, और वो भी नीचे के लेवल पे बाइंग करते जा रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। और कहीं भी बॉटम अप नहीं हो रहा है। बॉटम अप एक तरह से ऐसा लग रहा है कि बेयर मार्केट ही चालू हो गया है। काफी हद तक तो ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ भाई बेयर मार्केट ही है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट गिर रहा है उस तरह से तो ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि नॉर्मली भी अगर टॉप से आप 20% गिर जाते हो ना, और लंबे समय तक, तो बेयर मार्केट होता है। और ये पहली बार हुआ 28 साल के बाद, हम लोग नॉन स्टॉप 6 महीने तक, अभी 5 महीने ये खत्म हो जाएंगे 28, तो छठे महीने में हम लोग जाएंगे जहां निफ्टी स्लाइड ही हो रहा है 28 साल के बाद। तो यस, प्रॉब्लम तो है मार्केट में, और काफी सारे स्टॉक 40-50% गिर चुके हैं। तो काफी सारे प्रॉब्लम है। एफआईआई ने ऑलमोस्ट 1,13,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। ये कुछ महीने में ही। ऊपर से डीआई तो बाइक कर रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारी सेलिंग हो रही है। और डॉलर जितना वीक रहेगा अपने लिए प्रॉब्लम है। अगर आरबीआई रेट कट और काटेगा नेक्स्ट टाइम, आरबीआई बहुत ट्राई कर रही है कि करेंसी को सेव करे, लेकिन हो नहीं रहा है।
कैसे होगा यार, जब इतना स्ट्रांग पॉलिसी आएगी ट्रम्प की और डॉलर वापस स्ट्रांग होगा तो फिर क्या करोगे आप लोग? एक लेवल तक बहुत पैसे हम लोग खर्चा कर दिए अभी तक कि भाई इसको स्टेबल करें, लेकिन ये स्टेबल हो नहीं रही है। रुपी रुपी और के और वीक होते जा रही है। तो रुपी जितना वीक होगी तो तब तक हमारा इक्विटी मार्केट भी स्टेबल नहीं होगा, हम भी गिर सकते हैं। तो 22,250 तो आ गया क्या, 21,800 आएगा, 21,500 आ गया, 21,000 आ गया तो भाई आ सकता है। ना किसी ने बोला है, आ भी सकता है। लेकिन इस लेवल पे बहुत सारे स्टॉक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। अब बोलोगे यार तपन पैसे होंगे तब लेंगे ना, ऑलरेडी बहुत सारे एवरेज कट करके हमने ऑलरेडी ले लिया है। तो हाँ यार, दिक्कत सबके लिए है, ऐसा नहीं है। तो अक्रॉस, क्योंकि मुझे भी जो मैसेजेस आते रहते पूरे दिन, और जो हमारा जो कस्टमर बेस है बड़ा, 4,000 से ज्यादा थॉटफुल इंसान, वहां भी लोगों के क्वेश्चन आते हैं। तो वही है कि कहाँ तक हम लोग एवरेज करेंगे, कितना करेंगे। लेकिन वही है कि एवरेज नहीं करो, लेकिन अगर करना भी है तो थोड़े थोड़े लेवल पे करो, छोटी अमाउंट से करो, क्योंकि ये स्लाइड होते ही जा रहा है, स्लाइड होते ही जा रहा है। एक लेवल पे बॉटम अप होगा। अब वो 22,000 पे होगा एग्जैक्ट, या 21,500 या 21,000, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि एफआई सेलिंग प्रेशर इतना हाई है, इतना हाई है, ऊपर से ये टैरिफ का मामला। मैंने तो पहले भी आपको बोला था, और मैं हर टाइम वीडियो में बोल रहा हूँ कि 31 मार्च तक बाई मत करो, 2 अप्रैल तक देखो। क्योंकि क्या होता है कि ट्रम्प का यार क्या बोलूं यार, वो इंसान आउट ऑफ द सिलेबस है। क्या सोच रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है, किसी को पता नहीं है। अननेसेसरी फंस जाएंगे और नीचे चला गया तो आपको प्रॉब्लम होगी। रेसिप्रोकल टैरिफ जो 2 अप्रैल को लगाने वाला है, तो इंडिया में लगने ही वाला है। देख लो क्या लगने वाला है, कैसे में लगना है, कौन से सेक्टर में लगने वाला है। ऐसा ना हो कि आपने किसी सेक्टर में डाला और वहीं लग गया। तो थोड़ा ये सब केयरफुली करना पड़ेगा आपको गाइस। सिचुएशन जैसे मैंने बोला इतनी अच्छी नहीं है। होपफुली धीरे धीरे, मे बी 2 अप्रैल के बाद थोड़ा क्लू आने चालू हो, और तब तक शायद मार्केट अपना बॉटम अप हो जाए। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं मार्केट के बारे में। जैसे मैंने बोला सिचुएशन अच्छी नहीं, लेकिन इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। बाय द वे, आगे जाने से पहले गाइस, आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं इसके बाद आपके क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। प्लस जो मैंने वो फ्री गिफ्ट दी वो लिंक दी गई है, तो देख लेना। और आज हम लोग बात करेंगे IRFC और IRCTC के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम पता है ना, हमने 2 वीडियो ऑलरेडी कर दिए इसके। अभी आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि दोनों स्टॉक बहुत ही फेमस है इन्वेस्टर के बीच में, और काफी इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन दोनों स्टॉक गिर भी गए बहुत काफी हद तक। चले पहले हम लोग फंडामेंटल देख लेते हैं इन सब कंपनीज का, और क्या लग रहा है यहाँ से। और ओवरऑल देखो, और देखो हर एक कंपनी, जैसे ये सब गवर्नमेंट कंपनी है, तो IRFC क्यों आया? IRFC इसलिए आया क्योंकि देखो रेलवे में अगर आपको नए नए रेल्स लाने हैं, प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो आपको फंडिंग तो चाहिए। तो एक तरह से ये फंडिंग आर्म है उनका। ओके, और 80% जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ओके, नई ट्रेन आती है या प्लेटफॉर्म होता है या जो भी कह लो, 80% IRFC ही कैटर करता है। ओके, और इसके लिए वो IRFC का जन्म हुआ था तो 1986 में हुआ था। और ओवरऑल अगर आप देखो तो उन्होंने अभी तक 13,000 लोकोमोटिव्स, 2.6 लाख फ्रेट वैगन्स और 73,000 प्लस पैसेंजर कोचेस को फंडिंग किया है। और वो कंटिन्यूअस फंडिंग यहाँ से आता है। उसके बहुत सारे फायदे होते हैं IRFC, क्योंकि IRFC एक गवर्नमेंट बैकिंग है, तो उनको फंडिंग सस्ते में मिलती है। ठीक है, वो क्या करता है कि गवर्नमेंट खुद का पैसा तो नहीं लेगी, गवर्नमेंट को अगर बाहर से पैसा लेना है तो IRFC के थ्रू लेते हैं। या तो वो बॉन्ड्स होते हैं, या उस तरह से नो लोन्स, या कुछ भी कह लो, उस तरह से वो बाहर से लेते हैं। और बाहर से फंडिंग सस्ते में इसलिए मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग है। ओके, सो ओवरऑल अगर ये देखो तो 2020 तक IRFC एक प्राइवेट एंटिटी था, फिर बाद में ऑफ कोर्स लिस्टेड हुआ था, लेकिन ओवरऑल इसका ग्रोथ ठीक ठाक रहा है, 10 से 12%। ओके, एंड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश हो कह सकते हैं हम लोग, तो ओवरऑल यहाँ से ही ज्यादा पुश आ रहा है। लेकिन क्या हुआ है कि जैसे वो रेलवे का मेगा ट्रेंड चालू हो गया, तो ये RIFC बहुत ही भागा था। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात भी कर ले तो एक बार आपको ऐसा हो ना तो मैं दिखा देता हूँ। बेटर है आपको स्क्रीन, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। जस्ट अ मिनट। बाय द वे, अगर आपने वीडियो लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।
मीनवाइल आई जस्ट शेयर यू द स्क्रीन। ओके, सो हियर इट इज। अगर हम लोग आईआरएफसी की बात करें तो अगर क्योंकि देखो ये एक फाइनेंस कंपनी है, तो फाइनेंस कंपनी में आपको प्राइस टू बुक वैल्यू देखनी होती है। तो ऑलमोस्ट 2.93, और अभी अगर हम लोग बात करें तो वो अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 49% गिर चुका है। आज भी आई थिंक 3% से ज्यादा गिरा है। सेल्स ग्रोथ 3 साल का और प्रॉफिट ग्रोथ 19% से सेल ग्रोथ 13 से प्रॉफिट ग्रोथ। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन इसका इसका मेन क्या हुआ था कि अगर आप देखो कि 5 साल का पी क्या था 6.81, 3 साल का 10.81, और अभी जो है वो 23 चल रहा है। ठीक है, तो वो क्यों बढ़ा था? वो इसलिए बढ़ा था क्योंकि क्योंकि रेलवे मेगा ट्रेंड चालू हुआ, तो सबको लगा कि भाई ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और इसलिए सबने ये स्टॉक लेने लगे थे। अगर देखना है तो मैं आपको जस्ट चार्ट दिखा देता हूँ, तो उससे आपको पता चलेगा। आप देख सकते हो ये आप कैसा भागा था जुलाई 24। अगर 5 साल का देखे तो ये कुछ नहीं था, 22 पे था ऑलमोस्ट, वो 10 गुना हो गया। 220 के 17 के आसपास गया, फिर वो नीचे चालू हुआ आने को। इसका अगर प्राइस टू बुक वैल्यू से हम लोग देखें, तो प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखो कि वो प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट जो आपकी एवरेज होती है ना, वो 1 के नीचे थी, 0.71। वो जाके बढ़ गई ऑलमोस्ट 5.6, 5 गुना हो गई। और अभी वो तो भी 3 है, अभी प्राइस टू बुक वैल्यू 3। अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज ऑन अ हायर साइड। नॉर्मली फाइनेंस कंपनी का थोड़ा हायर, यानी गवर्नमेंट एंटिटी के थ्रू मैं बोलता हूँ कि वो हायर होगी, क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटी अगर आप देखोगे तो जैसे पावर फाइनेंस है, ओके, 1 है, 1 आईआरडी से 1.3 है। आईआरडीए ऑफ कोर्स उसका सबसे ज्यादा है 4.39, लेकिन आईएफसीआई ऑलमोस्ट 1.8 से। तो कंपेयर टू दैट नो, इसका अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू हाई है। ठीक है, अगर हम लोग रिटर्न की भी बात करें तो 3 साल में उसने जबरदस्त रिटर्न दिया था। क्यों? क्योंकि ये सब था, बाकी प्रॉफिट ग्रोथ एंड वो सब ठीक ठाक है, इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मेन है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट बैकिंग है, और रेलवे अगर आगे ग्रो होगा तो ये ग्रो होने वाला है, तो उसके वजह से उसको ज्यादा प्रीमियम मिला है। लेकिन क्या होता है कि जब आपका कहते हैं ना कि रिजल्ट ओके आता है, इतना कुछ खास नहीं था क्वार्टरली रिजल्ट भी, और जब वो ट्रेंड रिवर्स होता है ना, तब जाके ये स्टॉक बहुत ही करेक्ट होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है आईआरएफसी के। इवन आईआरएफसी का अगर हम लोग थोड़ा फ्यूचर की भी बात कर ले, तो फ्यूचर में देखो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है, फ्यूचर भी अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट है। आगे मेट्रो, हाई रेल, यानी ये तो आपको भी पता है कि बुलेट ट्रेन आ रही है, फ्रेट कॉरिडोर्स आ रहे हैं, और वहां सबकी फाइनेंसिंग एक तरह से यहाँ से ही आने वाली है। ओके, और काफी सारे लीजिंग मॉडल के लिए भी वो बेसिकली डिमांड बढ़ेगी। अब ये जो मार्केट कैप है इसका 2.4 लाख, एग्जैक्ट नो नो 2.4 लाख तो पहले था, अभी अगर मैं देखूँ इसका 1.5 लाख था। तो टॉप पे 2.4 के आसपास था। 1.5 लाख कम मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप नहीं है, बड़ा है। ओके, और ऑफ कोर्स डेट टू इक्विटी 8 रहेगा क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है। लेकिन मेन चीज वो ये कि जैसे जैसे कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट्स थोड़े भी डिले होते तो इनको प्रॉब्लम आएगी। अगेन, रेवेन्यू ग्रोथ और लीजिंग मॉडल में जिस तरह से ग्रोथ आएगी तो ही ये कंपनी चलेगी। मेरे हिसाब से ये ऐसी कंपनी है कि एक स्टेबल कंपनी, उसको आप ज्यादा प्रीमियम नहीं दे सकते। ठीक है, तो और जो अभी मिल रहा है, तो ये चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आईआरएफसी के लिए ये बड़ा बैकड्रॉप है। ये ऐसा नहीं है कि भाई, और ऊपर ऊपर से सिर्फ रेलवे पे डिपेंडेंट है। हाँ, अभी वो लोग रिन्यूएबल्स में भी जाने वाले हैं, वो सब बातें चले, लेकिन 85% वो वहीं से ही आ रहा है। और मेरे हिसाब से ये, क्योंकि ये एक ही जगह पे कैटर कर रहा है, तो ऐसा कुछ वो कहते हैं ना कि कोई बड़ा एवेन्यू नहीं आने वाला है नेक्स्ट टाइम, कि जिससे उसका सेल्स और ग्रोथ जबरदस्त हो जाए। क्योंकि अगर आप देखो 3 साल में वो 10-12% से ही ग्रो कर रहे हैं, तो उस तरह से आपको देखना है। तो बहुत ही स्टेबल कंपनी है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न आई आई डोंट थिंक सो। लेकिन अभी भी 3 के प्राइस टू बुक वैल्यू में मुझे तो भी थोड़ा हाई लग रहा है। सो दिस इज माय ओपिनियन गाइस, प्लीज डू योर होम रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। अभी हम लोग आईआरसी सीटीसी की बात करेंगे। अब वो क्यों आया था आपको भी पता है कि टिकट बुकिंग, फूड डिलीवरी, फिर वाटर, जैसे उनका रेल नीर करके बॉटल है, एंड टूरिज्म के लिए नो आईआरसीटीसी काफी यूज हो रही है। इवन तो अभी तो होटल बुक कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट इन इंडिया
सबसे मैक्सिमम ट्रैफिक होगा कोई वेबसाइट में तो वो आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे होगा। तो इतना इजी नहीं है इस तरह की वेबसाइट बनाना, इतना ट्रैफिक हैंडल करना है। तो यस, लेकिन 1990 में ये 99 में ये बना था। और मेनली तो वही था, टिकटिंग सर्विस से चालू हुआ, अभी वो कैटरिंग फिर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सब पे आ रहा है। वाटर में अभी वो अच्छा खासा अभी उनको इनकम भी हो रही है। तो अगर आप देखो तो टिकट बुकिंग में 70% टिकट बुकिंग वहां से होता है। कुछ आप फिजिकल जाके बाय करते हो तो बात अलग है। 70% आते हैं। और कैटरिंग बिजनेस भी ट्रेन हो या स्टेशन हो सब जगह वो हैंडल करते हैं। ओके, इवन बजट होटल टूरिज्म और लग्जरी ट्रेन कोई ऑपरेट, इवन आपको खुद की ट्रेन भी रखनी है कि आप ग्रुप में जा रहे हो और आपको खुद की ट्रेन चाहिए तो वो भी आप बुक कर सकते हो। तो काफी सारे ओवर द टाइम नो इसने परफॉर्म किया है। इनिशियली लिस्टिंग के बाद 400% भागा था। क्यों भागा था? क्योंकि भाई मोनोपोली बिजनेस है, सब है। लेकिन बाद में वो बहुत ही सॉलिड गिरा था। ऑनलाइन बुकिंग तो बढ़ती जा रही है। ओके, बाद में एक बार 1:5 का स्प्लिट भी हो गया। अब मेन चीज है कि गवर्नमेंट का फोकस टूरिज्म पे है, तो आगे जाके भी कुछ भी बोल दो कि यहाँ आईआरसीटीसी का रेवेन्यू बढ़ने वाला है। ओके, अभी ओवरऑल अगर हम लोग इसकी लेट अस अंडरस्टैंड किस तरह का इसने रिटर्न दिया है, तो मैं जरा वापस स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। या सो अगर हम लोग आईआरसीटीसी की बात करें, सो ओवरऑल आईआरसीटीसी का अगर आप देखो तो किस तरह से ग्रोथ हुआ है। अगर मैं स्टॉक प्राइस की रिटर्न देखूं तो क्या है, 5 साल का सिर्फ 14% रिटर्न है, लेकिन 3 साल का नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट लिस्टिंग जो स्टॉक भागा था उसके बाद वो टॉप टच करना भी डिफिकल्ट हो जाता है इन लोगों के लिए। ठीक है। तो जैसे इवन अगर हम लोग आरओसी वो सब तो ठीक है, लेकिन मेन थिंग अगर मैं आपको वो दिखा दूं किस तरह से स्टॉक प्राइस भागा था, तो अगर आप ये देखो प्राइस, ठीक है, 5 साल का भी डेटा ले लेते हैं तो ये जो टॉप था वापिस वो टॉप अचीव, लेकिन वापिस वो नीचे आ गया। तो बाद में इनिशियली जो इसने रिटर्न दिया है, ओके, 4 साल से ऐसा कोई भी रिटर्न इसने आईआरसीटीसी नहीं दिया। अगेन सेम थिंग, गवर्नमेंट है। और देखो प्रॉब्लम होता है गवर्नमेंट एंटिटी में बीच में दखल अंदाजी की थी आईआरसीटीसी के मॉडल में। कुछ उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए और उसके वजह से इनके मॉडल को डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ। तो यहाँ वो तकलीफ बहुत होती है। ओके, एक समय पे 274 के 320 के पी पे था, अभी तो वो काफी हद तक नीचे आया है। लेकिन अगर हम लोग ग्रोथ देखें, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखें, तो वो एक अच्छा है। 3 साल का अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है आपको। ठीक है, धीरे धीरे अगर आप ये पूरा ट्रेंड देख रहे हो ना तो ट्रेंड ऊपर के साइड ही है। सो दैट इज अ गुड पॉइंट, दैट इज गुड पॉइंट। देन ऑल्सो द मेन थिंग इज, ये देखो, ये आप देख सकते हो कि पूरा ऊपर ही जा रहा है। दैट मीन्स slowly and gradually this company is giving a good profit generation। कि 3 इयर्स का 77 का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ 94 का है। इस साल थोड़ा कम है, 12.9। लेकिन क्योंकि इनिशियली बहुत भाग गया तो इसने रिटर्न नहीं दिया है। ना व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आई थिंक अबाउट आईआरसीटीसी? देखो आईआरसीटीसी अगेन एक कंपनी है जहां ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है और आगे जाके भी वो रहेगा। क्योंकि ऑफ कोर्स नो जिस तरह से हम लोग बुलेट ट्रेन की बात करें, रेलवे पे फोकस है, वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगेन थिंकिंग ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न, आई रियली डाउट इट। ठीक है, क्योंकि उस तरह का रिटर्न जरूरी नहीं कि आपको वापस मिले, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगेन नो, इनका बेसिकली धीरे धीरे टूरिज्म पे फोकस बढ़ रहा है तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन वही है कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट अगर इंटरफियर करती है तो इसका पूरा मॉडल भी क्रैश हो सकता है। तो चार्जेस एंड सर्विसेज सब कुछ उस पे है। एंड ऑफ कोर्स टूरिज्म पे तो उनको काफी फाइट मिलते हैं बाकी सब साइट्स में भी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मॉडल अच्छा है। लेकिन देन ऑल्सो आई विल बी वेरी ऑन इन्वेस्टिंग इन आईआरसीटीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो सबसे बड़ा डर लगता है, अगर इफ यू आस्क मी, तो एक है कि भाई गवर्नमेंट का फोकस। ओके, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, सडनली कोई रूल आ गया तो खत्म हो गई बात। दूसरा, ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इनकी भी इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को चाहेगा कि उसमें से ज्यादा शेयर खींचे, वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और टूरिज्म में एक अच्छी तरह कंपटीशन आता है, लेकिन बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट एंटिटी
अगेन इंटरफेरेंस एक बार उन्होंने कर दिया, आगे भी कर, इसलिए उसके बाद क्या हुआ कि पी रेशियो आपका लिटरली श्रिंक हो गया। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी आप आईआरसीटीसी की बात करो तो। और ये स्टॉक भी आई थिंक कितना गिरा हुआ है ये स्टॉक में, अगर देखूँ तो अपने टॉप से ऑलमोस्ट ये भी 41% गिरा है, तो अच्छा खासा गिरा है। लेकिन कंसिडरिंग दैट विल इट बी अ मल्टी बैगर, आई डाउट सो, दैट इज व्हाट माय थिंकिंग इज, आई मे बी रॉन्ग, प्लीज डू योर रिसर्च ऑन बिफोर इन्वेस्टिंग। बट यस, मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। नो डाउट 40-50% गिरी, आप बोलोगे यार तपन अच्छा टाइम मिलेंगे, देखो बहुत सारे स्टॉक गिरे 40-50%, इससे भी अच्छे अच्छे स्टॉक है तो वो आप देख सकते हो। बट दिस इज व्हाट माय ओपिनियन इज। आप बताएं कमेंट बॉक्स में आपने डाला है कि नहीं डाला है इन सब कंपनी में, और अगर आपके और कोई क्वेश्चन तो प्लीज डालें। अब मैं क्वेश्चन आंसर ले लूंगा, और मैंने जो फ्री गिफ्ट दी है वो जरूर ले लीजिएगा, मैंने लिंक दी गई है, ठीक है। चले वो, हाँ उसमें आप पूरा एनालिसिस कर पाओगे, स्क्रीन और सब कुछ दिया गया है फ्री गिफ्ट में, ठीक है। चले अभी हम लोग बात करते हैं ओवरऑल। अच्छा बाय द वे, मुझे काफी सारे मैसेज आए थे मेंबर्स के कि कोई नए स्टॉक रिकमेंडेशन हम लोग दे रहे हैं गाइस, लेकिन धीरे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत मार्केट गिर रहा है। इवन माइक्रो कैप में भी दे रहे हैं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि जिस तरह से मार्केट गिर रहा है अभी भी ऐसा लग रहा है कि वीकनेस बहुत ही है, इसलिए हमें थोड़ा आराम से दे रहे हैं। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। राम कुमार ट्रेडर्स बोले कि सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट आईएफसीआई? आईएफसीआई, नो, आई एम नॉट एट ऑल बुलिश ऑन आईएफसीआई। अगेन अ गवर्नमेंट एंटिटी, काफी सारी चीजें रही, और ओवर द इयर्स अगर मैं आईएफसीआई, तो उसने कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है, ये स्टॉक पड़ा रहा है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ इसका रिटर्न भी देखूँ, अ, जितना मुझे पता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, नो, 3 साल का अच्छा है, 5 साल का, लेकिन वापिस इस साल में 2 साल 3 साल से थोड़ा वापिस वो ठंडा हो गया है। लेकिन मेरे हिसाब से नो, इसका सेल्स ग्रोथ देखो, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है, सेल्स ग्रोथ माइनस में है। क्यों है? तो प्रॉफिट ग्रोथ इसलिए बढ़ रहा है कि कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर ये रिवर्स करते होंगे, और ऊपर प्लस होता है फिर माइनस होता है प्रॉफिट, देखिए सब जैसे मार्च में 157 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर जून में 87 करोड़ का लॉस हो गया, फिर 184 करोड़ का प्रॉफिट, वापिस सितंबर दिसंबर में वापिस 8 करोड़ का लॉस। मार्केट को ये सब अच्छा नहीं लगता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपको थोड़ा कॉशियस रहना इन ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। और अगर ऊपर फंस गए ना तो बहुत गंदी तरह से फंसोगे, ये और 83 तक हो गया था, अब वो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 55% डाउन है। देन ऑल्सो आई 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 सीरियसली, अगर फाइनेंस कंपनी में जाना है तो बहुत अच्छी कंपनीज अवेलेबल है, एंड यू कैन अवॉइड आईएफसीआई। अगेन प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, ओके। एंड सर कैन यू शेयर ओपिनियन ऑफ ट्रैक्सिन टेक्नोलॉजी? 1 मिनट। TRACXN, ओके, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, ओके। वो बेसिकली स्टार्टअप्स और सब्सक्रिप्शन, ओके, ट्रैक्स एंड क्यूरेट डेटा ऑफ स्टार्टअप्स, ओके, इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड डेटा एंड सॉफ्टवेयर फॉर ग्लोबल प्राइवेट मार्केट। हाँ इंटरेस्टिंग बिजनेस, लेकिन गिर काफी गया है, कब कब आया ये? 1 मिनट। तो ये कुछ ऐसा तो कुछ खास लग नहीं रहा है मुझे, 48% डाउन है अपने टॉप से, और आर ओ वैसे ठीक है, इतने खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है, लेकिन कुछ खास रिटर्न दिया नहीं इसने ओवर द टाइम। और वही ये प्रॉफिट में आता है, पीछे से क्वार्टर लॉस में था, अभी प्रॉफिट में आया है, ठीक है। और आई थिंक सेल्स जो होते हैं तो वो ठीक है, लेकिन इस साल अच्छा नहीं है, आई थिंक आपको वेट करना चाहिए, जल्दी मत करो इसको लेने की, और भी नीचे मिल सकता है, लेकिन एट वन लेवल इट विल बी गुड, बट आई थिंक नो, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। किसका क्वेश्चन था? संजीव जी, संजीव हेगड़े का। अच्छा, आगे का क्वेश्चन पूछा था राम कुमार ट्रेडर्स ने, ओके। भानु प्रताप, महिंद्रा ग्रुप एंटर इन वाटर पंप बट दे फेल इन 3 years, बजाज एंटर डिवीजन पंप, सो आई हैव अल्ट्राटेक इन केबल। देखो अल्ट्राटेक का मेरा कॉल है, जो मैं कल भी बताया था, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्ट्रा कैब एंट्री इज नॉट एट ऑल गुड फॉर ऑल पॉली कैब्स, ले लो या हैवल्स ले लो या की या रारा केबल, नो, नॉट एट ऑल गुड। द रीजन इज बड़ी कंपनी है, एंटर करी है, उसको डिस्टर्ब करना है। Looking at what they have done in Asian Paints, they may do here also.
और मैंने जैसे कल भी बोला था कि ऐसा कुछ वायर्स एंड केबल्स में बड़ी बात नहीं है कि आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तो दिस इज माई कॉल। आई विल 100%, हमने हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन में भी लिया नहीं है, लेकिन कोई भी वायर एंड केबल्स, बट आई आई लिटरली अवॉइड दैट। बिकॉज पहले सोच रहे थे, ऑनेस्टली मैं सोच रहा था के ई आई और आर आर केबल के बारे में, आर आर केबल के लिए ज्यादा सोच रहा था, लेकिन ये आया फिर तो मैं नो, आई 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 स्किप दैट, आई स्किप दैट। ओके। सो तो आर आर केबल आज भी डाउन है, काफी गिरा है, काफी गिरा है। ओके, ऑलमोस्ट अपने टॉप से 54% गिरा है, बट यस, आई ट्राई टू अवॉइड दिस। ओके, सो दैट्स माई कॉल। रामाजी सिंह 4276 बोल रहे हैं कि अल्ट्राटेक कैन नॉट क्रिएट एनी इम्पैक्ट ऑन वाइज एंड, अब देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर आपका जो सेल्स है उसमें से अगर 10% भी अल्ट्राटेक ले गया, तो ये ऑलरेडी सब कंपनीज ना अपने प्रीमियम में चल रही है। ठीक है, आप बोलोगे नहीं नहीं मार्केट एक्सपांड होगा, मार्केट एक्सपांड होगा तो उतना तो ग्रोथ चाहिए ना सबको। 10% से मार्केट एक्सपांड होगा तो वो तो सब कंपनी ग्रोथ करेगी, लेकिन इंक्रीमेंटल सेल्स इनका अगर अल्ट्राटेक ले जाने लगा तो प्रॉब्लम आती है। सो दिस इज आई, किसका क्वेश्चन है? रामजीत सिंह के मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज व्हाट आई हैव अ फियर, बट द टाइम विल टेल इन 3 months 6 months वेयर थिंग्स विल गो। ओके, साई सभी, हाँ 6180 ग्रासिम अल्ट्राटेक इज अ न्यू ट्रम्प। हाँ ऐसा लग रहा है, पता नहीं, सडनली अल्ट्राटेक ग्रासिम हर एक बिल्डिंग मटेरियल में घुस रहे, पहले पेंट्स में घुसे थे, अभी इसमें घुस रहे, वायर्स एंड केबल्स और सैनिटरी, काफी सारी चीजों में प्रोडक्ट है। उनको लगता है कि बिल्डिंग मटेरियल में उनको अच्छा खासा अपना पोर्टफोलियो बनाना है, और इसके वजह से ना वो हर एक सेगमेंट में एंटर कर ले, लेकिन लेट्स सी किस तरह से परफॉर्म करेंगे। बट यस, वो अभी हिला रहे, पूरी इंडस्ट्री को हिला रहे, कोई डाउट नहीं है। सर इस केस ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस? यस, 100%। के ई आई इंडस्ट्री, नॉट के ई सी, इला लोग के से, आई एम टॉकिंग अबाउट के ई आई इंडस्ट्री। ओके, वहाँ वहाँ डायरेक्टली में, नॉट के ई से, वहाँ एज ए, भानु वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। ओके, सुरेंद्र सिंह रेलवे स्टॉक में पैसा नहीं बनेगा कमिंग दिस हाइपर लूप ये। हाँ रेलवे में सुरेंद्र सिंह करेक्ट, बहुत सारे हाइपर लूप भी आ सकता है फ्यूचर में, अभी तो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, हाइपर लूप और थोड़ा एडवांस हो जाएगा, लेकिन पहले बुलेट ट्रेन तो लाए, फिर हाइपर लूप की बात करेंगे अपने। टी टी एच बी 9 NV, क्या वेबसोल होल्ड करना चाहिए? वेबसोल आप होल्ड कीजिए, लेकिन डिफिकल्ट है यहाँ से आगे बढ़ना, टाइम लगेगा। अगेन अगर मैं वेबसोल की देखूँ तो नो, अभी सेंटीमेंट इतने खराब है ना कि किसी भी लेवल पे सेलिंग आती है, आज भी 5% डाउन है। सो ऑनेस्टली नो, वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन इन्वेस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ स्टॉक। ये ऑलमोस्ट 50% से गिर गया है अपने ढाई से। रिन्यूएबल्स की ऐसे भी हालत टाइट है, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। क्या नाम है, TTHB 9NV, रिन्यूएबल्स, वेबसोल और वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज के बारे में मैंने बात की थी। बी कॉशियस, मार्केट इतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा नीचा भी जा सकता है। विजडम पॉइंट, पेन केबल, ईवी एंड इवन जीडीपी, व्हाट नेक्स्ट? इट लुक्स लाइक बिजनेस इन इंडिया इज सो फ्रजाइल, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर रिटेल, so we have to turn to mutual fund route। विजडम प्रॉम्प्ट, देखो यार म्यूचुअल फंड भी कहाँ है, एट द एंड ऑफ द डे म्यूचुअल फंड भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर स्टॉक्स ही गिरेंगे तो वो भी गिरेंगे, तो देयर इज नो, ऐसा बोलोगे कि नहीं भाई म्यूचुअल फंड बचा लेगा, ऐसा कुछ नहीं, हर जगह प्रॉब्लम आ रहा है। म्यूचुअल फंड भी 20-25% से गिरे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड प्रॉब्लम है, एट द एंड वो भी इनडायरेक्ट इक्विटी में है। लेकिन डायरेक्ट इक्विटी कर रहे हो तो अगर आपको पता है कि कौन से अच्छे स्टॉक्स है, तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो, जैसे आप हमारे रिकमेंडेशन सर्विस भी देख सकते हो, विजडम, उसमें हम लोग डायरेक्ट रेकमेंड करते हैं। और अगर आपको लगे नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे शांति चाहिए, मेरे को खुद नहीं करना, तो फिर म्यूचुअल फंड में डाल दो, तो वो एक वो भी एक ऑप्शन रहेगा आपके पास। लेकिन कब डायरेक्ट इक्विटी हमेशा आपको रिटर्न ज्यादा दे सकते हैं ओवर द, क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी शायद 20-25% से भी आराम से ग्रो हो पाए ओवर द ईयर्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका म्यूचुअल फंड उतने से ग्रो होगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन थिंक, आई थिंक मिक्स कर सकते हो, लाइक 50-60% के आसपास आप
इक्विटी रखो 60-70% और 30-40% के आसपास म्यूचुअल फंड रख सकते हो। तो इस तरह से आप बाइफरगेट कर सकते हो। तो चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड आई सी यू सून टुमारो। बाय बाय।